हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, आज वाली वीडियो के अंदर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉर्डर के कंप्लीट क्वेश्चंस की बात करूंगा। वीडियो की लेंथ कंपैरेटिवली लंबी थोड़ी ज़रूर रहेगी, क्योंकि आंसर्स को कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाता है वो हम सीखेंगे, कीवर्ड्स कैसे रखे जाते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। प्लस मैंने जो कोड्स आपको चैप्टर्स के अंदर दिए थे, जब मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था, जिस बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी है, ये वीडियो देखने से पहले हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत थॉरली चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तब जाके आप क्वेश्चंस को बहुत इनकी डेप्थ को जो है इंजॉय कर पाओगे बेटा। तो इसलिए वो वीडियो जरूर देखना। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना, फ्लेमिंगो विस्तास की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। तो वहां पे मैंने आपको जो कोट्स दिए थे, उन कोट को कैसे उठा के आंसर्स के अंदर लिखा जाता है, कैसे एग्जामिनर को मजबूर किया जाता है कि वो आपको मार्क्स दे, वो सारी बात आज हम सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट के। सबसे पहले थीम, इस पे एनर्जी में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसको थॉरली समझ चुके हैं। कोट की अगर मैं बात करूं, हमने क्या देखा था? द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। यस, यही तो होता है, जिन चीज़ों को आज हम इग्नोर कर देते हैं, कल फिर उसको हम रिग्रेट करते हैं। जैसे कि जो आपके साथ होता है कि अरे कल से पढ़ लूंगा, अरे शाम से पढ़ लूंगा, वो कल कभी आती नहीं है, फिर एग्जाम सर पे आ जाता है, फिर रिग्रेट होता है कि काश उन दिनों पढ़ लेता। तो फ्रांस के साथ भी तो यही हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके बाद हमने क्या देखा है भाई? लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम नहीं है हमारा बात करने का। इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। ये हमारे कल्चर का एक दिल है, एक जान है भाई। अगर मैं पंजाबी से बोल दूँ, आप जो है पंजाब की लैंग्वेज के अंदर बात नहीं कर सकते, ऐसा लगेगा कि भाई हमसे हमारी आत्मा छीन ली। राजस्थान से बोलूँ कि राजस्थान वाले लोगों से बोलूँ कि आप मारवाड़ी में बात नहीं कर सकते, उनसे उनका कल्चर छीनने वाली बात हो जाएगी। साउथ इंडिया के अंदर जाकर अगर मैं बोलूँ आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर बात नहीं कर सकते, उनसे उनकी जो मिट्टी की खुशबू है वो चली जाएगी। समझ रहे हो? तो ये एक जो लैंग्वेज होती है, कल्चर का एक हार्ट बीट होता है। तो ये कोट हमें समझ में आता है। चलिए बेटा, अब जरा ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, हर तरीके का पीवाईक्यू मैं इसके अंदर कंप्लीट कवर कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बोर्ड के अंदर जो है डायरी एंट्रीज भी पूछी जाती है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन जो अब कवर होने वाले हैं आपके। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है फ्रांस फ्रॉम द लास्ट लेसन एंड द पेडलर फ्रॉम द रैट ट्रैप लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। भाई अगर मैं द लास्ट लेसन के अंदर फ्रांस की बात करता हूँ और द रैट ट्रैप चैप्टर के अंदर पेडलर की बात करता हूँ, तो दोनों ने अपनी अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसी टेक्स्ट को आपको डिस्कस करना है। क्या क्या डिस्कस करना है? कि ह्यूमन की टेंडेंसी है, क्या ह्यूमन की टेंडेंसी है मिस्टेक्स करना और उससे सीखना, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को सामने रख के या तो उनके बीच में डिफरेंसेस बताए जाते हैं या तो सिमिलैरिटी बताई जाती है। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों को हमें सिमिलैरिटी बतानी है इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सिमिलरली। ठीक है, ये सिमिलरली वर्ड का क्या मतलब है इसको जरा समझेंगे। पहले इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके 5 मार्क्स में बनते हैं बेटा, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 150 वर्ड्स के अंदर आपको जो है वो आंसर करने होते हैं। ठीक है, अब 150 वर्ड का जो आप टुकड़ों में तोड़ोगे, वो कैसे तोड़ोगे? आप ये देखना, सबसे पहले तो आप ओपनिंग लाइन दोगे। ठीक है, ओपनिंग लाइन आप मान लो उसका आपका आधा मार्क्स जो है मिलेगा। देन जो हमारी कंक्लूजन वाली लाइन होती है, वो आप एक दो लाइन के अंदर लिखोगे, आधा मार्क्स इसका मान लो, एक नंबर ये हो गया। देन उसके बाद जो दो कैरेक्टर्स हैं, आपको इतना लिखना है कि 2 मार्क्स आपको जो इस कैरेक्टर 1 के अंदर मिल जाए और 2 मार्क्स आपको जो वो कैरेक्टर 2 के अंदर मिल जाए। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करते हुए चलोगे, आंसर्स प्रेजेंटेबल बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो जस्ट देखते आपके अंदर एक अलग सी पावर आ जाएगी। आपको ये जितने क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे कराऊंगा ना, हर क्वेश्चन को अपने हाथ से एक बार लिख के जरूर देख लेना। मैं वादा कर रहा हूँ बेटा, मैं बहुत बड़ा वादा कर रहा हूँ, एग्जाम में मुझे ना याद करोगे बैठ के कि सर ने तो ये बात लिखवाई थी मुझे, जब मैं आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर के अंदर। देखो मैंने कैसे तोड़ा चीज़ों को। सबसे पहले जो ओपनिंग लाइन है ना, जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया होता है, उसी बात को इलेबोरेट कर दो थोड़ा सा। एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, एक बहुत प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप अपने आंसर्स की फ्रेमिंग करते हो, हमेशा से जो आपके आंसर्स होते हैं उनको सेम टेंस के अंदर आपको रखना चाहिए। सेम टेंस का मेरा मतलब है कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो थ्रू आउट क्वेश्चन का जब आंसर करोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट टेंस ही दिखना चाहिए, मतलब कि इज एम आर वाली वर्ब ही आपको दिखनी चाहिए। अगर आपने पास्ट टेंस शुरू कर दिया है तो थ्रू आउट पास्ट टेंस रखना, मतलब कि वॉज वर इस तरीके की वर्ब जो है आपको दिखनी चाहिए, वॉज वर हैड। अगर आपने फ्यूचर के अंदर बात कर दी है तो विल शैल इस तरीके से आपको जो है वो लेते हुए चलना है। ऐसा मत करना कि आधा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस के अंदर है, आधा क्वेश्चन आपका जो है पास्ट टेंस के अंदर, फिर आप प्रेजेंट टेंस पे आ गए, फिर कहीं पे आपने फ्यूचर टेंस यूज कर दिया। इस तरीके से मत करना, एग्जामिनर पे बहुत खराब इंप्रेशन आपका पड़ता है। देखो जितना प्रेजेंटेबल पेपर बनाओगे उतना आपको जो है एग्जामिनर को चेक करने में ईज आएगा। बस एक माइंडसेट से बैठना कि मुझे चीज़ों को इतना प्रेजेंटेबल बनाना है कि एग्जामिनर को आराम जो है मिले मेरा पेपर चेक करते हुए। देखना, मेरी बात ध्यान से समझना, जब एग्जामिनर चेक करता
करते हैं, उनके पास पूरे दिन के अंदर बहुत सारे बंडल होते हैं, उनको आंसर वगैरह तो सब कुछ पता ही है ना, उनको चाहिए सहूलियत कि उनको चेक करने में मजा है आपका पेपर, इस माइंडसेट से बैठना है। तो क्या लिखा है मैंने सबसे पहले ओपनिंग लाइन के अंदर कि ह्यूमन बीइंग ऑफन मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग जो अक्सर मिस्टेक्स गलतियां करते हैं, मैंने प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया, मैं सारी चीजों को प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखूंगा। देखो, बट दीज मिस्टेक्स बिकम इंपॉर्टेंट लेसन्स इन लाइफ, लेकिन ये जो गलतियां हैं ये एक इंपॉर्टेंट लेसन्स बन जाते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। फ्रांस फ्रॉम द लास्ट लेसन एंड पेडलर फ्रॉम द रैट ट्रैप बोथ शोज दिस ह्यूमन टेंडेंसी क्लियरली। जो फ्रांस था लास्ट लेसन के अंदर, जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था, जो हमारा पेडलर था रैट ट्रैप के अंदर, दोनों ने ये ह्यूमन टेंडेंसी क्लियरली दिखाई है। मैंने उसी बात को जो है लिख दिया यहाँ पे कि हाँ भाई दोनों ने गलतियां की और दोनों ने ह्यूमन टेंडेंसी दिखाई है। अब पहले मैं फ्रांस की बात करूंगा कि फ्रांस ने गलती जो कैसे टेंडेंसी दिखाई है। फ्रांस इग्नोर्स हिज स्टडीज एंड गिव्स नो इंपॉर्टेंस टू लर्निंग फ्रेंच। जो फ्रांस है वो अपनी स्टडीज को इग्नोर करता था और फ्रेंच सीखने में कोई भी जो इसको इंपॉर्टेंस उसकी फील नहीं होती थी। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग दैन स्टडिंग, वो जो खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता था पढ़ने से ज्यादा। व्हेन ही रियलाइजेज दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स, जब उसको ये रियलाइज हुआ कि फ्रेंच जो है स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी, ही फील्स डीप रिग्रेट, उसको जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हुआ। देन ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज एंड टीचर, फिर उसको जो उसकी लैंग्वेज की वैल्यू और उसके टीचर की वैल्यू समझ में आती है। दिस प्रूव्स दैट, मैंने यहाँ पे जो है ये लिख दिया हमारा कोट, एक बात लिखी मैंने, दिस प्रूव्स दैट क्या, द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम्स the things we regret tomorrow. Language is not just a means of communication, it is the heartbeat of our culture. वही कोट उठा के यहाँ पे चिपका दिया। सिमिलर सी प्यारी सी बात होगी। ठीक इस तरीके से मैंने उसको आगे बढ़ाया कि सिमिलरली, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुझे सिमिलैरिटी दिखानी है, समझ रहे हो। तो सिमिलरली करके मैं क्या लिखूंगा, द पेडलर मेक्स मिस्टेक्स बाय स्टीलिंग मनी, जो पेडलर है वो अपना पैसा चुरा के जो मिस्टेक गलतियां कर देता है। ही बिलीव्स द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप मेंट टू ट्रैप, अब यहाँ पे उसका ये मानना होता है कि जो पूरा संसार है ये भी एक रैट ट्रैप की तरह है, जिसके अंदर सारे लोग जो आके एक दिन जो है वो ट्रैप होंगे। हाउ एवर एडला काइंडनेस चेंजेस हिम, लेकिन उसकी जो एडला की जो दया का भाव होता है वो उसको बदल देता है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी एंड लिव ऑनेस्टली, जो हमारा पेडलर है वो डिसाइड करता है कि वो पैसे जो है वापस कर देगा और जो है बहुत ही ऑनेस्टी से आगे जिएगा। दिस शोज दैट, अब मैंने यहाँ पे क्या बात लिखी, ये दिखाता है कि द ट्रू बेस्ट टेस्ट ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर इज व्हाट ही डज व्हेन नो वन इज वाचिंग। यहाँ पे हमने द रैट ट्रैप के अंदर जो कोट सीखा था ना बेटा, वही कोट उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक इंसान के चरित्र का जो सच्चा टेस्ट है वो तभी होता है, वो तभी देता है जब वो काम करता है जब कोई उसको देख नहीं रहा होता। मतलब कि अकेले में जो आप एक्शंस करते हो वो एक्चुअल में आपका ट्रू नेचर है। इस तरीके से जो है मैंने देखो चीजों को प्रेजेंटेबल बनाया। प्रेजेंट टेंस का मैंने कैसे इस्तेमाल किया है, देखो, ही रियलाइजेज, हिज स्टडीज, गिव्स, ये सब जो है मैंने प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया। द पेडलर मेक्स मिस्टेक्स, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात होती है, तो जब भी थर्ड पर्सन की बात होती है ना तो वर्ब के साथ एस और ईएस हम ऐड करते हैं बेटा। फिर मैंने क्या कर दिया, एंड में कंक्लूजन कर दिया और इसी बात को जो है कंक्लूड करके लिख दिया कि बोथ कैरेक्टर जो है अपनी गलती दिखाते हैं कि नेचुरल है, लेकिन उन्होंने जो अपनी क्या कहते हैं गलतियों से सीखा और एक बेटर पर्सन बने। प्रेजेंटेबल बन गया आंसर, 5 नंबर हंस के जो है टीचर आपको देंगे बेटा। अब उसके बाद आगे आ जाओ, आगे क्या लिखा है, लिखा है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको जो है कल सीखूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो कि हम जो है वो कहाँ आ चुके हैं। What does M. Hamel mean to convey through this line? M. Hamel का इन बातों से क्या मतलब था, ठीक है भाई, क्या मतलब था। Through these line, M. Hamel want to show how people keep postponing important things. इन लाइन से M. Hamel ये बताना चाहते थे कि लोग जो है कैसे चीज़ों को जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को पोस्टपोन, प्रोकेस्टिनेट जो है वो करते रहते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। फ्रांस एंड द विलेजर्स थॉट दे हैड इनफ टाइम टू लर्न फ्रेंच, फ्रांस और विलेजर्स को क्या लगता था कि उनके पास पर्याप्त समय है फ्रेंच सीखने के लिए, अभी तो बहुत समय सब कुछ कर लेंगे, तो वो उसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है। नाउ व्हेन फ्रेंच इज बैंड, अब जब फ्रेंच जो है वो बैन हो गई, दे रिग्रेट देयर लेजीनेस, वो जो है अपनी लेजीनेस को जो है रिग्रेट करते हैं। एम हेमल कन्वेज दैट डिलेइंग लर्निंग लीड्स टू लॉस एंड रिग्रेट लेटर इन लाइफ एज वी नो। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक चीज इस बात को तो लिखा कि एम हेमल ने ये बात कन्वे की कि भाई अगर हम लर्निंग्स को डिले करते रहते तो बाद में हम रिग्रेट करते हैं। फिर मैंने आगे क्या लिख दिया, एंड एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। सेम वही कोट उठा के यहाँ पे लिख दिया, हो गया आपका आंसर प्रेजेंटेबल। ये तरीके हैं बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर्स को एक बार हाथ से जरूर लिख लेना, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, कहता है हाउ डिड फ्रांस प्लान टू टर्न द कॉमोशन इन द क्लासरूम इन हिज फेवर।
जो क्लासरूम का कॉमोशन था, कॉमोशन मतलब वो जो हल्ला गुल्ला जो होता था ना, उसको फ्रांस अपने फेवर के अंदर कैसे लेना चाहता था। वो ये सोच रहा था कि भाई नॉइस के अंदर मैं जाऊंगा, चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, सुमड़ी में घुमड़ी करके बैठ जाऊंगा, किसी का पता नहीं चलेगा। वही बात हमें लिखनी है कि फ्रांस थॉट ही कुड यूज द यूजुअल क्लासरूम नॉइस टू हिज बेनिफिट। फ्रांस को ये लगता है कि जो यूजुअल क्लासरूम के अंदर नॉइज होता है ना, कि बच्चे जो है डेस्क आगे पीछे करते हैं, बच्चे जो टीचर के पीछे रिपीट कर रहे होते हैं चीजें, इसी बीच में वो चुपचाप जाके जो है बैठ जाएगा डेस्क के अंदर। तो वो कहता है यूजुअल क्लासरूम का जो नॉइज होता है उसको अपना बेनिफिट वो बनाता है। ही प्लान टू एंटर द क्लास क्वाइटली एंड सिट ऑन हिज सीट विदाउट बीइंग नोटिस। वो ये प्लान करता है कि वो क्लास के अंदर चुपचाप घुस जाएगा और सीट पे जाके बैठ जाएगा ताकि उसे कोई नोटिस ना करे। सिंस ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज फ्रेंच लेसन, जो कि क्योंकि वो जो है अपने फ्रेंच लेसन उसने प्रिपेयर नहीं किया होता, ही होप्ड एम हेमल वुड नॉट स्कोल्ड हिम बिकॉज ऑफ द नॉइज। उसे ये लगता है कि भाई शोर शराबे की वजह से एम हेमल जो है उसे नहीं डांटेंगे। एंड कंफ्यूजन इन द क्लास, बट लेटर ही रियलाइज दैट। अब यहाँ पे जो क्लास के अंदर कंफ्यूजन वगैरह एम एम एल को हो जाएगी और एम एम एल उससे जो है नहीं पूछेंगे, लेकिन बाद में पता है क्या रियलाइज करता है, बाद में वो ये रियलाइज करता है द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। सेम कोट आके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये देख रहे हो, ये जो कोट है ना, आपको खराब परिस्थितियों से बाहर निकाल के लिया आएगा, इसलिए मैंने वो कोट दिया बेटा, समझ रहे हो। तो कोट को आपको लिखोगे बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पूरे एक्सट्रैक्ट को बहुत थॉरली पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, माय लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब ये वो वाली बात होगी जब हमारा फ्रांस जो है बोलता है कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, अरे अभी तो मुझे जो है वो लिखना भी नहीं आता ठीक से, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। क्या मैं से और ज्यादा अब नहीं सीखूंगा अपनी लैंग्वेज को, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। अब मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, अब ये फ्रेंच हम नहीं सीख पाएंगे। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। वो कहता है यार मैं कितना मूर्ख था कि मैंने पहले अपने फ्रांस के जो फ्रेंच के जो है लेसन्स नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार। वो कहते हैं कि मैं जो है पहले अपने चिड़ियाओं के अंडे देखता रहता था और सार रिवर के पास जाके स्लाइड करता रहता था। माई बुक्स, अब बता रहे कि मेरी किताबें जो कि पहले मुझे बहुत ज्यादा खराब लगती थी, अब जो मुझे बहुत ज्यादा हैवी लगती थी, कौन कौन से उसकी ग्रामर की बुक्स, उसकी हिस्ट्री की बुक्स, वो अब उसको उसके पुराने दोस्तों की तरह लग रही है। देखो पुराने दोस्तों का मतलब, पुराने दोस्तों के साथ हमें बहुत हमेशा मजा आता है, तो उसको जो है वो उनके पुराने दोस्तों की तरह लग रही है और वो उससे गिव अप नहीं करना चाहता। और वो कह रहा है कि एम हेमल भी उसे जो है कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो ये आइडिया था कि अब एम हेमल भी जो है वो चले जाएंगे, वो उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और उसके दिमाग में ये बात है कि भाई अब जो है वो एम हेमल सर को नहीं देखेगा वापस से, मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो ये सारी चीजें भूल जाता है उनके रूलर के बारे में, मतलब कि एम हेमल जो हो सकता है कि उनसे पीटते होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन टीचर होंगे एम हेमल, वो ये उनके रूलर के बारे में भूल जाता है। और ये भी भूल जाता है कि वो कितने क्रैंकी थे, मतलब कि कितने जो है वो डांटते वगैरह थे, है ना, खूसड़ टाइप के थे। तो ये सारी बातें जो हमारा फ्रांस भूल जाता है कि यार, जैसे उसको रियलाइज होता है कि भाई मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन है, अब मुझे आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, एम एम एल सर भी नहीं आएंगे, तो वो सारी चीजें भूल जाता है, उसको उसकी किताबें दोस्त लगने लगती है। अब ठीक है, पुअर मैन, यहाँ पे एम एम एल सर के लिए बोला जा रहा है हमारे नरेटर ने, पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। वो कह रहे हैं कि ये अपने ऑनर के लिए उन्होंने जो है उसके जो फाइन संडे क्लोथ है, क्या क्या फाइन संडे क्लोथ था हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक एम्ब्रॉयडरी कैप, ये सब उन्होंने जो कि फाइन संडेज पे या इंस्पेक्शंस पे वो पहना करते थे, इसलिए उन्होंने पहना ताकि वो अपने लास्ट लेसन को जो है वो एक श्रद्धांजलि तरीके से जो है वो देख सके, उनको जो है वो ऑनर कर सके। ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब उसको समझ में आता है कि क्यों ये जो गरीब जो गरीब कह रहा हूँ, ये जो गांव के लोग हैं ये पीछे क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, क्यों, क्योंकि वो सारे गांव के जो लोग थे वो भी सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, वो जो स्कूल ज्यादा नहीं जा पाए। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग फेथफुल सर्विस। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये उनका एक तरीका था हमारे गांव वाले का, गांव वाले लोगों का जो पीछे क्लास के अंदर आके बैठ गए थे, जो हमारे मास्टर को जो है वो धन्यवाद देना चाहते थे कि उन्होंने 40 साल जो है यहाँ पे बच्चों को जो है वो फ्रेंच सिखाई है, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब और वो अपनी कंट्री को भी जो है रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे, जो कि अब उनकी नहीं रही है। ठीक है बेटा, तो ये हमने पूरा जो है वो एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया। हालांकि एक्सट्रैक्ट हमने पहले भी सारे जो है पढ़े, अगर आपने लाइन बाय लाइन चीजें पढ़ी हो, तो लाइन बाय लाइन जब चीजें पढ़ी होती है ना, तो चीजें बहुत ईजिली क्लिक करती हैं हमें। देखो बेटा, अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर इन द एक्सप्रेशन आई हार्डली नो हाउ टू राइट। अब यहाँ पे जो वो बात थी कि भाई अभी तो मुझे मुझे लिखना भी नहीं आता ठीक से, इसके अंदर उसका क्या एक्सप्रेशन था, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ये जो हाउ सॉरी, मैं कितना गलत फील कर रहा हूँ कि भाई मैं जो अपने लेसन नहीं सीखे, वो कंफ्यूज थोड़ी, क्या वो कंफ्यूज था, नहीं वो कंफ्यूज नहीं था,
वो सरप्राइज था नहीं, वो खुश था नहीं, वो रिग्रेट था बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं पहले सीख लेता, तो रिग्रेटफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, द स्पीकर रेफर्स टू सीकिंग बर्ड्स एग एंड स्लाइडिंग ऑन सार एज। अब जो जो वो कहता है कि मैं चिड़ियाओं के अंडे जो है देखने चला जाता था, सार रिवर पे स्लाइड करने जाता था, वो क्या था? क्या उसके रूटीन का पार्ट था? क्या उसका डेली रूटीन था? क्या वो सोर्स था डिस्ट्रैक्शन लर्निंग का, लर्निंग से? फन टाइम विद हिज फ्रेंड्स, देखो फन टाइम विद हिज फ्रेंड्स ऐसी कोई बात कभी पूरे चैप्टर में की ही नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, उसका डेली रूटीन का भी कोई जिक्र नहीं किया कि वो डेली ऐसा करता था। डेली ऐसा करता तो वो उस दिन भी बंकी मार लेता, वो क्लास के अंदर क्यों गया? तो ये भी नहीं होगा। उसके रूटीन का पार्ट था, ऐसा कुछ कुछ जिक्र चैप्टर के अंदर नहीं है। तो वो था एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्ट होता था उन सारी चीज़ों से। ठीक है, बर्ड जो चहचहाती थी, सार रिवर पर स्लाइड करने चला जाता था। ठीक है, ये सब उसका सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे लाल। चलो आगे देखो क्या लिखा है। What is reflected through the shift in the speaker's perception of his book through his expression of calling them his old friends rather than considering them nuisance। अब यहाँ पे देखो, ये जो शिफ्ट एकदम से आया ना, पहले उसको जो खराब लगती थी उसकी किताबें, हैं कितनी खराब सी किताब है, मैं नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं पढ़ूंगा, एकदम से उसको जो है पुरानी दोस्त जो है लगने लगती है। ये जो शिफ्ट आया, ये क्या परसेप्शन जो है रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, स्पीकर के क्या परसेप्शन है? स्पीकर का परसेप्शन यहाँ पे है डीप रियलाइजेशन एंड रिग्रेट का। समझ रहे हो? डीप रियलाइजेशन और रिग्रेट का। उसी बात को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दिया कि अर्लियर जो उसकी बुक्स थी वो उसको बहुत ही हैवी लगती थी, बोरिंग लगती थी, बट अब उसे उसकी वैल्यू जो है वो समझ में आ चुकी है। ये जो ओल्ड फ्रेंड बोलना चाह रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है हिज इमोशनल अटैचमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग, जो कि इमोशनली जो अटैच्ड है और जो रिस्पेक्ट है लर्निंग का, वो उसको जो है शिफ्ट एकदम से आता है। ही रियलाइजेज दैट नॉलेज एंड एजुकेशन आर प्रीशियस, उसको इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि जो नॉलेज, ज्ञान और एजुकेशन है वो प्रीशियस है। एंड इग्नोरिंग देम अर्लियर वॉज अ बिग मिस्टेक, और जो पहले उसने इसको चीज़ों को इग्नोर किया वो एक बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। देन उसके बाद आगे आ जाओ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन द ब्रैकेट्स इन द ऑप्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ दिया हुआ है? ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट होगी भाई, यहाँ से लेके देखो ये एंड तो दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट होगा। इन दोनों में से बताना हमें, एक ये चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई है ना, इन दोनों में से अपने को बताना क्या आएगा। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये वो सॉरी थे। दे वर सॉरी फॉर, वो सॉरी क्यों थे? वो सॉरी थे कि उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर जो फॉलो नहीं किया। नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर तो उन्होंने फॉलो किया है ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर तो उन्होंने फॉलो किया। जब एमएल ने बोल दिया कि भाई अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, मतलब कि ऑर्डर तो उन्होंने फॉलो कर लिया। ठीक है, नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज, हाँ वो सॉरी थे क्योंकि वो जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज पहले जो है नहीं सीखी थी। तो क्या हो जाएगा? नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यही है भाई, आगे आ जाओ क्या लिखा है। वट इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। अब वो कह रहे हैं इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? ये जो बात लिखी है ना कि उनकी कंट्री जो अब उनकी नहीं रही, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रांस, मतलब कि एल्सैक और लॉरेन जो है वो अब उनका हिस्सा नहीं रहा, वो फ्रेंच रूल का हिस्सा नहीं रहा। यहाँ पे अब फ्रेंच लोगों का कंट्रोल नहीं है। इट हैड बिन टेकन ओवर बाय प्रशिया, ये प्रशिया के कंट्रोल में है। एंड पीपल हैड लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर लैंड, लैंग्वेज एंड फ्रीडम। अब जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी जगह, अपनी लैंग्वेज, अपनी फ्रीडम पे का जो कंट्रोल है वो खो चुके हैं। इट रिफ्लेक्ट्स देयर सैडनेस, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ डिफीट। ये जो उनकी सैडनेस रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करता है, और जो उनकी हार हुई है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी हार है भाई कि उन लोगों से उनका जो है वो लैंग्वेज ही छीन ली जाए, ये बहुत बड़ी हार है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते क्या लिखा है। व्हाट डज एम हैमल्स रूलर रिफ्लेक्ट अबाउट हिज इमेज। जो एम हैमल का रूलर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इसका मतलब ये कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टाइप के टीचर होंगे, तभी जो है फ्रेंच, हमारा जो फ्रांस है वो जो है वो क्या कहते हैं, डरता हुआ भागता भागता जा रहा है। उसको डर, उसके मन में डर भी है कि यार एम हैमल सर डांटेंगे मुझे। ठीक है, तो वो स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन टीचर है, तो आप ये लिख सकते हो कि स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन टीचर वो थे। ठीक है, फ्रांस रिमेंबर्स बीइंग स्केयर्ड विद ऑफ रूलर विच शोज दैट एम एम एल मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, मैंने चीज़ों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके ही हमेशा से लिखा है। हाउएवर लेटर फ्रांस अंडरस्टैंड दैट बिहाइंड हिज स्ट्रिक्ट इमेज एम एम एल वॉज काइंड एंड डेडिकेटेड टीचर। ठीक है, बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो भले ही स्ट्रिक्ट थे लेकिन वो उसके पीछे जो है एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे और बहुत ही दयालु थे। हु केयर डीपली अबाउट हिज स्टूडेंट, जो कि अपनी स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो सोचा करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो फील होती है। देन उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है, वाई डज एम हैमल रेफर टू लैंग्वेज एज की टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अब यहाँ पे जो हमारे एम हैमल बोलते हैं ना कि जो लैंग्वेज है ना वो एक चाबी है तुम्हारी स्लेवरी से बाहर आने की,
तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, उनका क्या रेफरेंस था इस बात से। MML says that language is a key freedom because it keeps people united and preserve their identity। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को आपस में बांधे रखता है, यूनाइट करके रखता है, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहती है। यार देखो, हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, हम कहीं भी जाएंगे, हम हमारी मातृभाषा अगर हमारे पास है तो हम इंडियन ही कहलाएंगे हमेशा से, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था, व्हेन पीपल होल्ड ऑन देयर ओन लैंग्वेज दे कैन नॉट फुली बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स। अगर उनकी लैंग्वेज पे कंट्रोल है तो चाहे लोग उनसे कुछ भी करवा ले, लेकिन उन पे फुली कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो, कल को मान लो कि कोई देश किसी के ऊपर कब्जा कर लेता है, अब वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी उसी भाषा के अंदर बात करते हैं जिस भाषा के अंदर वो पहले किया करते थे, तो भले उन लोगों को कंट्रोल आ गया हो 99% चीज़ों पे या 95% चीज़ों पे, लेकिन अभी भी उनकी भाषा उन्हीं की है, तो पूरा कंट्रोल तो अभी भी नहीं आया। पूरा कंट्रोल का मतलब हो गया कि भाई उनकी भाषा भी बदल दी गई, समझ रहे हो। तो उन्होंने यही बोला था कि जब तक तुम्हारा जो कंट्रोल तुम्हारी लैंग्वेज पे है, कोई भी तुम्हें फुली कंट्रोल नहीं कर सकता। लूजिंग वंस लैंग्वेज मीन्स लूजिंग कल्चर एंड प्राइड। अगर तुम अपनी भाषा खो देते हो इसका मतलब है तुम अपना कल्चर खो दोगे, अपनी प्राइड खो दोगे, विच लीड्स टू स्लेवरी, जो कि एक्चुअल में जो है स्लेवरी कहलाई जाएगी। लैंग्वेज गिव स्ट्रेंथ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। लैंग्वेज हमें स्ट्रेंथ देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, हमें आज़ादी देती है। एंड एज वी नो, द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम्स द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द हार्ट बीट ऑफ आर कल्चर। आ गया कोट उठ के यहीं पे वापस से। तो जनाब कोट के अंदर पावर बहुत है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या लिखा है। हाउ डू द स्टोरीज द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉर्डेट एंड लॉ स्प्रिंग बाय अनीस जंग, ठीक है। अनीस जंग इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर ऑन एजुकेशन। देखो सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, वो कहना कि चल इसको जरा समझो। पहले तो एक चीज बात समझना जरा, हमेशा जैसे द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉर्डेट उसने लिखा है ना, तो आंसर के अंदर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉर्डेट लिखा करो, है ना। अगर उसने लॉ स्प्रिंग बाय अनीस जंग लिखा है तो लॉ स्प्रिंग बाय अनीस जंग लिखा करो। अब ये भी हमारा जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स के अंदर आता है, तो इसकी प्रेजेंटेशन हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है। सोशियो, देखो सोशियो का मतलब हो गया सोसाइटी, पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल के जो डिसीजंस होते हैं वो बच्चों की एजुकेशन पे कैसे जो इम्पैक्ट मारते हैं। तो अगर तुम इस बात को ध्यान से देखोगे तो पॉलिटिकल कैसे इम्पैक्ट मारता है भाई। द लास्ट लेसन के अंदर क्या होता, पॉलिटिकल ऑर्डर आया था कि अब जो है वो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है, मतलब कि जो यहाँ पे जो हमारा साहिब आलम और जो हमारे मुकेश जो जिस पॉवर्टी के अंदर रहते थे, है ना, उनके पास जो एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, वो उनकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत कर रहा था। तो यही सारी बातें जो अपने को यहाँ पे लिखनी है बेटा, ठीक है। आंसर को फ्रेम किया करो थोड़ा सा दिमाग के अंदर कि कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले वही ओपनिंग लाइन, फिर दोनों चैप्टर के बारे में लिखेंगे, उनका कोट बीच बीच में घुसा देंगे और एंड में कंक्लूड मार देंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, द स्टोरीज द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉर्डेट एंड द लॉ स्प्रिंग बाय अनीस जंग क्लियरली शोज हाउ सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट द एजुकेशन। मैंने आधा नंबर तो अपनी मुट्ठी के अंदर कर लिया कि भाई यहाँ पे जो है मुझे कि मैं ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे जो इनका इंपैक्ट जो एजुकेशन में पड़ता है। फिर मैंने सबसे पहले द लास्ट लेसन की बात की कि इन द लास्ट लेसन पॉलिटिकल ऑर्डर्स फोर्स फ्रेंच स्कूल इन एल्सैक एंड लॉरेन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच एंड रिप्लेस विद जर्मन। कि भाई पॉलिटिकल ऑर्डर आया था कि अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको जर्मन जो है सीखनी पड़ेगी। This decision suddenly takes away the right. Suddenly takes away the right of children to learn their own language। जो उनकी खुद की लैंग्वेज है उनको सीखने का जो हक उनके पास है वो बच्चे वो खो देते हैं। फ्रांस एंड द विलेजर्स रियलाइज टू लेट हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन एंड लैंग्वेज आर फॉर देयर आइडेंटिटी। फ्रांस और विलेजर्स को बहुत लेट ये रियलाइज होता है कि जो लैंग्वेज है, जो पढ़ाई है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी के लिए और उनकी आज़ादी के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए। एज वी नो, वापस से हमारा कोट आ गया, द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से लिख दिया। अब लॉ स्प्रिंग की बात आ जाओ, एक लाइन छोड़ेंगे फिर लॉ स्प्रिंग लिखेंगे कि इन लॉ स्प्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन स्टॉप पुअर चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। कि जो उनकी जो सोशल और जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो जो है हमारे साहिब और मुकेश को स्कूल जाने से जो है वो रोकता है। पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड सोशल प्रेशर पुश देम इनटू वर्क इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। जो उनकी गरीबी है, जो वो चाइल्ड लेबर, वो जो काम करते हैं, जो सोशल प्रेशर उनके ऊपर है, वो उनको जो है वो काम करने पे मजबूर करता है रादर देन एजुकेशन। सो देयर सर्कमस्टांसेस डिनाई देम लर्निंग। तो जो उनके हालात हैं वो उनको सीखने नहीं देते। और जैसा कि हम जानते हैं चाइल्डहुड इज द फर्स्ट प्रेशियस कॉइन दैट पॉवर्टी स्टील्स फ्रॉम अ चाइल्ड। यही तो हमने जो है हमारे लॉ स्प्रिंग के अंदर सीखा था कि चाइल्डहुड वो पहला जो है सिक्का है जो कि गरीबी
उस बच्चे से जो है वो जो है छीन लेती है। ठीक है, तो ये कोट हमने लिखा, आंसर को प्रेजेंटेबल बनाया, कंक्लूजन मार दो। देयरफॉर बोथ स्टोरी शोज द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ एजुकेशन। दोनों स्टोरी जो है सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ एजुकेशन जो है दिखाती है। मजा आ गया? यही यही इस तरीके से आंसर लिखोगे मेरे लाल तो मजा आएगा। क्या लिखा है अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। M. Hamel in the last lesson and Edla in the rat trap are guiding light of self-realization to France द पेडलर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो द लास्ट लेसन के अंदर एम हैमल थे और द रैट ट्रैप के अंदर अपनी एडला थी, दोनों ने ही जो है सेल्फ रियलाइजेशन कराई है। किसको? फ्रांस को और पेडलर को, है ना। उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। दोनों ने ही सेल्फ रियलाइजेशन दोनों को कराया कि भाई एम हैमल ने जो उनको ये रियलाइज कराया कि तुमने पहले जो है वो पढ़ाई नहीं की, अब देखो हम कहाँ पहुंच गए। फिर जो हमारी पेडला थी, पेडला ने जो है हमारे सॉरी पेडला कह रहा, हमारी एडला जो थी अबे यार, जो हमारी एडला थी उसने पेडलर को जो है सेल्फ रियलाइज कराया कि भाई तूने गलत किया है, और उसको जो जिस काइंडनेस से वो उसको ट्रीट करती थी, तो उसने जो है सारे पैसे रिटर्न कर दिए थे। आ जाओ भाई, क्या लिखा है? लिखा है कि लिखा है कि एम हैमल इन द लास्ट लेसन एंड एडला इन द रैट ट्रैप एक्ट एज गाइडिंग लाइट्स हु लीड फ्रांस एंड द पेडलर टुवर्ड्स द सेल्फ रियलाइजेशन। दोनों ने जो है एक तरीके का जो है गाइडिंग लाइट्स की तरह काम किया। कैसे किया अब आ जाओ। पहले मैं एम की बात करूंगा, फिर सिमिलरली, क्योंकि सिमिलैरिटी दिखाने ना, सिमिलरली करके मैं एडला की बात करूंगा। तो एम हैमल बोलते हैं, एम हैमल फ्रांस एम हैमल हेल्प फ्रांस रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एम हैमल ने जो है फ्रांस को रियलाइज कराया एजुकेशन की वैल्यू क्या है, लैंग्वेज की वैल्यू क्या है, समय की क्या वैल्यू है। ठीक है, थ्रू हिज काम डिग्निटी लव फॉर फ्रेंच, अपनी जो काम डिग्निटी और जो फ्रेंच से वो प्यार करते हैं उसके थ्रू, एंड इमोशनल लास्ट लेसन, उनका जो इमोशनल लास्ट लेसन था उसके थ्रू, ही मेक्स फ्रांस फील रिग्रेट फॉर वेस्टिंग टाइम। उन्होंने जो है ये फील कराया फ्रांस को कि तूने टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया एंड इग्नोरिंग हिज स्टडीज़, और अपनी स्टडीज़ को जो इग्नोर किया। फ्रांस अंडरस्टैंड दैट, फ्रांस ये समझता है कि जो चीज़ें आज हम इग्नोर कर देते हैं वो हमारे कर जो है रिग्रेट बन जाता है, और लैंग्वेज जो है सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, हमारे हार्ट बीट का कल्चर का हार्ट बीट है। सॉर्टेड। सिमिलरली एडला क्या करती है भाई, एडला गाइड्स द पेडलर थ्रू काइंडनेस एंड ट्रस्ट। एडला जो है वो काइंडनेस और ट्रस्ट, भरोसे के से जो है हमारे पेडलर को जो है वो गाइड करती है। अनलाइक अदर्स, बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते। शी ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट, उसको जो है रिस्पेक्ट और कंपैशन से जो है ट्रीट करती है। हर फेथ टचेस हिज कंसाइंस एंड मेक हिम फील अशेम्ड। जो उसका जो फेथ, जो भरोसा हमारी एडला जो है दिखाती है पेडलर पर, वो उसको जो बहुत ही अशेम फील करता है, उसके कंसाइंस को जो है टच करता है कि यार ये कितनी अच्छी इंसान है, मैं भी ऐसा अच्छा इंसान जो है वो बनूंगा। ऑफ हिज डिसऑनेस्ट लाइफ, ठीक है, अपने डिसऑनेस्ट लाइफ के अंदर द काइंडनेस इंस्पायर्स हिम एंड ही प्रूव्स दैट, जो काइंडनेस है वो उसको इंस्पायर करती है। और हमारा जो पेडलर है वो क्या प्रूव करता है, द ट्रू टेस्ट ऑफ अ मैंस कैरेक्टर इज व्हाट ही डज व्हेन नो वन इज वाचिंग। ठीक है, एक इंसान का जो सही चरित्र है वो तभी बाहर आता है जब वो एक्शंस करता है जब कोई उसको नहीं देख रहा होता, बाय रिटर्निंग द मनी, अपने पैसे जो रिटर्न करके। तो वही कोट्स जो है मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिए। अब मैं चीज़ों को कंक्लूड कर दूंगा। 10, both M. Hamel and Edla becomes moral guides who awaken self-realization and bring positive changes in their life। इसी तरीके से जो M. Hamel और हमारी एडला ने दोनों की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लाए। प्रेजेंटेशन समझ में आ गई बेटा, मुझे उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज हाउ फ्रीडम इज कर्ब्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस इन लास्ट लेसन एंड साहिब इन लॉ स्प्रिंग। हमें ये बताना है कि जो फ्रीडम है वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, फ्रीडम कैसे रिस्ट्रिक्ट होती है द लास्ट लेसन के फ्रांस के कंटेक्स्ट के अंदर, और साहिब आलम जो लॉ स्प्रिंग है उसके कंटेक्स्ट के अंदर। देखो भाई, फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्ट इन डिफरेंट वेज इन लाइफ ऑफ फ्रांस एंड साहिब, है ना। देखो दोनों की लाइफ में अलग अलग तरीके से फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जो कि चैप्टर के नाम भी मैंने लिख दिए। पहले मैंने क्या लिखा, द लास्ट लेसन के बारे में, फिर लॉ स्प्रिंग के बारे में, फिर कंक्लूजन हमारा वही लिखा है। इन द लास्ट लेसन फ्रांस फ्रीडम इज कर्व्ड बाय पॉलिटिकल फोर्सेज। फ्रांस की जो फ्रीडम है वो किससे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पॉलिटिकल फोर्सेज से जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। द गवर्नमेंट ऑर्डर फोर्सेज स्कूल्स इन एल्सैक एंड लॉरेन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। जो गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि भाई हमारे जो है एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ा जाएगी। फ्रांस इज सडनली डिनाइड द फ्रीडम टू लर्न हिज ओन लैंग्वेज। फ्रांस को जो है वो सडनली उसकी खुद की भाषा सीखने से जो है मना कर दिया जाता है, उसकी फ्रीडम जो है उसके अंदर खो जाती है। दिस लॉस मेक हिम रियलाइज दैट लैंग्वेज इज लिंक्ड टू आइडेंटिटी। ये जो लॉस है उसको रियलाइज कराता है कि जो हमारी क्या कहते हैं, ये जो लैंग्वेज है वो हमारी
आइडेंटिटी से लिंक है, हमारी फ्रीडम से लिंक है। पॉलिटिकल कंट्रोल टेक अवेज कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो पॉलिटिकल जो ऑर्डर्स आते हैं वो उससे एजुकेशनल राइट्स छीन लेते हैं, और क्या कहते हैं उससे उसकी फ्रीडम जो है वो छीन लेते हैं। ठीक है, लॉ स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, कैसे होती है भाई उसकी रिस्ट्रिक्ट कर्ब्ड कैसे होती है, पॉवर्टी की वजह से, उसकी सोशल कंडीशंस की वजह से। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, वो हमारा साहिब और मुकेश जो है वो स्कूल तो जाना चाहते हैं, बट पॉवर्टी फोर्सेज हिम टू वर्क इंस्टेड, यहाँ पे जो उनकी पॉवर्टी, उनकी गरीबी जो है वो उनको जो है काम करने पे मजबूर कर देती है। चाइल्ड लेबर, हंगर एंड पुअर लिविंग कंडीशन, जो चाइल्ड लेबर, हंगर और जो पुअर लिविंग कंडीशंस है वो उनसे उनका बचपना जो है वो छीन लेती है, उनसे उनका एजुकेशन का जो हक है वो छीन लेती है। अनलाइक फ्रांस, साहिब इज नॉट स्टॉप्ड बाय लॉ बट हार्श, बट बाय हार्श सोशल रियलिटीज। कह रहे फ्रांस की तरह साहिब को जो है वो लॉ से जूझना नहीं पड़ता, लॉ उसको नहीं रोकता, लेकिन उसकी जो हार्श सोशल रियलिटीज है उससे जो है जूझना पड़ता है और उसकी एजुकेशन नहीं हो पाती। ठीक है, 10 बोथ स्टोरी शोज द फ्रीडम कैन बी कर्ब्ड ईदर बाय पॉलिटिकल पावर और बाय पॉवर्टी इन सोशल इनजस्टिस। ठीक है, दोनों चैप्टर जो ये दिखाते हैं कि जो पॉलिटिकल इनजस्टिस जो होता है, जो क्या कहते हैं सोशल कंडीशन खराब होती है, उसकी वजह से एजुकेशन जो है वो दबाई जाती है। ठीक है भाई, दब जाती है। तो इस तरीके से हम आंसर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। फिर आगे क्या लिख रहा है, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब यहाँ पे वो कहता है ना कि भाई, यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स बोलता है कि भाई मैं ये फील कर पा रहा था कि हमारे जो एम हैमल है वो सारे चैप्टर को बिल्कुल ही बहुत एंड तक जो है बिल्कुल पढ़ा सकते हैं बिल्कुल एनर्जी के साथ, बट लेट फ्रांस टू मेक हिज दिस रिमार्क। ये उसके दिमाग में क्यों आया, ये क्यों ऐसे रिमार्क देता है, ये इसलिए रिमार्क देता है, फ्रांस मेक हिज रिमार्क्स आफ्टर सीइंग एम हेमल्स काम एंड डिग्निफाइड बिहेवियर। जो एम हेमल का काम और डिग्निफाइड बिहेवियर वो देखता है, तब वो ये रिमार्क देता है ऑन हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग, उनके आखिरी दिन टीचिंग के लिए। ठीक है, डिस्पाइट नोइंग ही वुड लीव, उसको हमारे फ्रांस को पता होता है कि वो चले जाएंगे। एम एम एल टॉट सिंसियरली, देखो जब आखिरी दिन होता है तो टीचर ये सोचता है कि भाई यूजुअली कि यार चल आज तो क्या ही पढ़ाना बच्चों, आज चलो बातें करते हैं, मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट लेसन देता हूँ लाइफ के। लेकिन यहाँ पे हमारे जो एम हेमल उन्होंने बहुत सिंसियरली पढ़ाया था आखिरी तक भी। ठीक है, हिज डेडिकेशन, लव फॉर फ्रेंच एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इम्प्रेस फ्रांस। जो हमारे एम हेमल का डेडिकेशन था, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए जो प्यार था और जो इमोशनल स्ट्रेंथ था, ठीक है, उसने फ्रांस को जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया एंड मेड हिम एडमायर हिज टीचर करेज, जिससे उसने अपने टीचर के करेज को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा एडमायर किया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, हु डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस। ठीक है, एक बार फिर से रीड करें, हु डिड एम हेमल ब्लेम, अच्छा एम हेमल किसको ब्लेम करते हैं, ठीक है, जो वो अपनी लर्निंग को नेग्लेक्ट करते हैं, किस किस को ब्लेम करते हैं भाई, वो विलेजर्स को जो है वो ब्लेम करते हैं। ठीक है, वो बच्चों को ब्लेम करते हैं, वो गांव के लोगों को, मम्मी पापा को ब्लेम करते हैं कि भाई वो बच्चों को जो है वो 100 मील पे काम करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वो जो है खुद को भी ब्लेम करते हैं कि भाई मैं जो है तुम्हें पानी देने के लिए फ्लावर्स के अंदर भेज देता था, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था मैं जो है क्या करता था, छुट्टी कर देता था। तो यही सारी बातें हैं। ठीक है, तो अगर अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जा सकता है, और ये आपका वही जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ही पूछा जा सकता है। अगर 2 मार्क वाला आएगा तो कैसे लिखोगे, एम एम एल ब्लेम पेरेंट्स, विलेजर्स एंड हिमसेल्फ। इन तीनों को जब ब्लेम करता है फॉर निगलेक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल। ठीक है, पेरेंट्स जो है बच्चों को क्या कहते हैं काम पे भेज देते थे स्कूल जाने की बजाय। विलेजर्स जो है उन्होंने इग्नोर किया एजुकेशन को। एम एम एल खुद भी एडमिट करते हैं कि वो जो छुट्टी ले लेते थे और स्टूडेंट्स को जो है पानी, पौधों में पानी डालने के लिए भेज भेज दिया करते थे। अब यहाँ पे आप मुझे जो है वो आंसर दोगे चैट के अंदर कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता तो आप इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते, मेरे को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टाइप करके भेजना, और मैं हर एक आंसर बहुत अच्छे से पढ़ूंगा बेटा। ठीक है, तो इसको 5 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके बताना। देखो इसी बात को इलेबोरेट करके लिखना, ये आपका होमवर्क होगा एक तरीके का। ठीक है, अब उसके बाद आगे आ जाओ, क्या लिखा है, What did M. Hamel tell the class about the French language? M. Hamel क्या बताता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? What did he ask them to do and why? M. Hamel क्या बताते हैं कि भाई फ्रेंच जो है बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, हमें इसको जो है वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए, और वो क्यों कहते हैं कि भाई एक जो लैंग्वेज होती है वो खुद की आइडेंटिटी होती है और हमें इसे गार्ड करना है। यही सारी बात जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। MML told the class that French language was the most beautiful and logical language in the world. वो यही बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है संसार के अंदर। He said that as long as people held on to their language, जितना लोगों का कंट्रोल उनके लैंग्वेज पे होता है, they could never be fully enslaved, वो fully जो है उनको कोई भी बंदी नहीं बना सकता। He asked the students and the villagers to guard French केयरफुली, वो अपने स्टूडेंट से बोलते हैं और विलेजर्स से बोलते हैं कि आपको फ्रेंच को जो है बहुत ही ध्यान से गार्ड करना, उसको बचा के रखना है, उसे कभी भी नहीं भूलना, बिकॉज इट वॉज द की टू देयर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। यही जो है वो चाबी है उनकी फ्रीडम की और उनकी आइडेंटिटी की। सॉर्टेड बेटा, चलो अब उसके बाद आगे कह रहा है,
What role does the French language played in the last lesson in the context of narrator's feeling towards it? जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या रोल निभाती है द लास्ट लेसन के अंदर, ठीक है, नरेटर की फीलिंग्स के ऊपर? तो भाई बहुत ही अहम रोल निभाती है वो तो। फ्रेंच लैंग्वेज जो एकदम से शिफ्ट आता है उसके अंदर, बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, ठीक है, नरेटर की उसके अंदर। देखो क्या लिखा है, इन द लास्ट लेसन द फ्रेंच लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द नरेटर्स फ्रांस फीलिंग्स एंड इमोशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बिगिनिंग के अंदर वही लिखा है कि जो फ्रांस है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता फ्रेंच सीखने के अंदर। ही फाइंड्स लर्निंग बोरिंग एंड ऑफन अवॉइड्स हिज लेसन बाय प्ले आउटसाइड, वो अक्सर जो है इग्नोर करता है, स्कूल्स नहीं जाता, बंक मार देता है। द लैंग्वेज फील्स लाइक अ बर्डन टू हिम, लैंग्वेज जो है वो एक बर्डन की तरह उसको दिखती है। एंड ही डज नॉट रियलाइज इट्स वैल्यू, वो इसकी वैल्यू को रियलाइज नहीं करता। However, when he learns that French will no longer be taught in school, जब उसको पता चलता है कि फ्रेंच जो है स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी, his feeling चेंज कम्प्लीटली, उसकी फीलिंग जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज होती है। क्या चेंज होती है कि भाई लास्ट लेसन के अंदर जो है द फ्रांस लेसन इमोशनल और रिग्रेटफुल वो जो बन जाता है बहुत ज़्यादा। ही अंडरस्टैंड फ्रेंच इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट अ सिंबल ऑफ कल्चर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, उसको एकदम से रियलाइज होता है कि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा कल्चर है, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी आज़ादी है। हिज बुक्स जो कि पहले उसे यूजलेस लग रही थी अब उसे बहुत ही प्रीशियस फील करती है, उसको उसके पुराने दोस्तों की तरह लगती है। ही लिसन्स केयरफुली रिस्पेक्ट द लैंग्वेज डीपली, अब वो बहुत ही ध्यान से सुनता है और उस लास्ट लेसन को बहुत ध्यान से सुनता है और अपनी लैंग्वेज को बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। बाय द एंड फ्रेंच बिकम्स मीनिंगफुल टू फ्रांस, एंड में आता है फ्रेंच जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है वो फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। इट अवेकन्स हिज सेंस ऑफ लॉस, वो जो उसकी लॉस और जो प्राइड और लव है, ठीक है, उसकी मदर टंग के लिए वो जगाती है, वो सेंस जगाती है ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है। शोइंग हाउ लैंग्वेज शेप आइडेंटिटी एंड इमोशंस, ये हमें ये दिखाते हैं कि लैंग्वेज जो है कैसे आइडेंटिटी और इमोशंस को शेप करता है। बात समझ में आ गई बेटा? अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है, वर द पीपल ऑफ एल्सैक ईगर टू लर्न फ्रेंच बिफोर दे लर्न दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट। यहाँ पे लिखा है कि जो एल्सैक के जो लोग थे क्या वो पहले से फ्रेंच सीखने में जो है वो उत्सुक थे जब उन्हें ये पता चला कि जर्मन अब पढ़ाई जाएगी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो डिले क्या था? तो ये जरा समझो कि भाई नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। यहाँ पे वो बोलते थे कि जब न्यूज़ आई कि जर्मन जो है पढ़ाई जाएगी, द पीपल ऑफ एल्सैक वर नॉट पर्टिकुलरली ईगर टू लर्न फ्रेंच, वो ईगर नहीं थे फ्रेंच पढ़ने के लिए। देयर वॉज अ जनरल सेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, उनके दिमाग के अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेशन करने की सेंस थी, लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। एज एम हेमल पॉइंटेड आउट, जब एम हेमल पॉइंट आउट करते हैं कि मैनी विलेजर्स इंक्लूडिंग पेयर एंड इवन टीचर्स डिड नॉट प्रायोरिटाइज लर्निंग फ्रेंच, वो ये बात कहते हैं कि भाई बच्चे है ना, उनके माँ बाप, इनफैक्ट टीचर ने भी जो है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ही मेंशंस द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स पुटिंग ऑफ स्टडीज विद द लाइन, वो स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है वो दिखाते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, ये बच्चा बोलते हैं ना कि अरे मेरे पास बहुत समय बाद में सीख लेंगे, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर माइंडसेट वेयर लर्निंग वाज पोस्टपोन, ये एक ब्रॉडर माइंडसेट हमें देता है कि भाई लर्निंग जब पोस्टपोन की जा रही है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वाज अंडर एस्टिमेट, जो फ्रेंच लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। MML also pointed out that parents in Alsac were not anxious enough to have their children learn फ्रेंच, जो ये भी बताते हैं कि भाई जो बच्चों के माँ बाप है वो भी इतना ध्यान नहीं देते थे बच्चों के पे कि वो फ्रेंच सीखे, ठीक है। वो उन्हें जो है वो काम करने भेज देते थे फॉर्म पे, मिल्स पे, ताकि वो थोड़ा सा पैसा कमाए, ठीक है। वो ये भी कहते हैं अपना खुद का भी फॉल्ट जो है एज अ टीचर वो एडमिट करते हैं अपना खुद की गलती कि भाई मैंने भी जो है, मैं खुद को भी अपना जो है वो ब्लेम करूंगा कि मैंने भी जो है वो तुम्हें सिखाने की जगह जो है वो मेरे पौधों में पानी डालने के लिए भेजा था, और जब जो है मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें जो है छुट्टियां दे देता। दिस रिवील्स दैट बोथ द कम्युनिटी एंड द स्कूल वर रिस्पॉन्सिबल, वो ये दिखाता है कि जो कम्युनिटी खुद जो यहाँ के लोग हैं वो और स्कूल जो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को जो है सीरियसली नहीं लिया जब तक कि वो बहुत ज़्यादा देरी वहाँ पे नहीं हो गई बेटा, ठीक है। देन उसके बाद विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड बी दिस मीन, जब वो क्लास के अंदर बैठा होता है तो फ्रांस बोलते हैं अब क्या ये इन कबूतरों को भी जो है वो जर्मन के अंदर बोलना पड़ेगा, जो ये कू कू करते हैं क्या इन्हें भी जर्मन के अंदर करना पड़ेगा? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमारा जो राइटर है, हमारे जो नरेटर है, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम इंसान को तो बंदी बना लोगे पर जानवर को बंदी नहीं बना सकते। देखो द रूल फ्रॉम बर्लिन सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल, जो बर्लिन से हमारा रूल आया था कि जर्मन ही स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाएगी। व्हेन फ्रांस हर्ड दिस, जब फ्रांस इस बारे में सुनता है, ही सडनली स्टार्ट लाइकिंग फ्रेंच, वो फ्रेंच को पसंद करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है। ही फेल्ट रियली सैड एंड सैड, वो बहुत दुखी फील करता है और ये कहता है विल दे मेक इवन द पिजन सिंग्स इन जर्मन, क्या ये इन कबूतरों को भी जो जर्मन में ही गाने के लिए बोलेंगे? दिस मीन्स यू कैन मेक पीपल डू थिंग्स बट नॉट एनिमल्स, इसका मतलब ये है कि तुम जो है इंसानों से को तो बंदी बना लोगे, जानवरों को नहीं बना पाते। सो इट शोज दैट मेकिंग अदर्स डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल इज लाइक ट्रीटिंग देम लाइक स्लेव्स, ठीक है। मतलब ये इस तरीके का हो गया कि अगर तुम
किसी इंसान की इच्छा के बिना उससे काम करवाओगे वो, तो एक तरीके से तुम उसको जो है बंदी बना रहे हो, एंड दैट्स नॉट राइट फॉर ह्यूमन एंड नेचर, और ये जो है वो इंसानों और नेचर के लिए ठीक नहीं है बेटा। सॉर्टेड। अब उसके बाद आगे देखो, वट हैड बिन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे जो वो क्या लिखा हुआ था। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, जो सिग्निफिकेंस है, जो बुलेटिन बोर्ड की इंपॉर्टेंस है, वो आपको जो है इसके अंदर बतानी है बेटा। क्या है देखो, अ नोटिस हैड अराइव्ड फ्रॉम बर्लिन वाज पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, यही जो है हमारे नोटिस बोर्ड पे लगा होता था, जो नोटिस जो आता था बर्लिन से, ठीक है। दैट ऑर्डर एवरी स्कूल इन एल्सैक एंड लॉरेन टू स्टार्ट टीचिंग देयर स्टूडेंट्स इन जर्मन, ठीक है। यही जो है नोटिस आया था कि स्कूल्स के अंदर जो है एल्सैक और लॉरेन के अंदर अब जर्मन जो है पढ़ाई जाएगी। दिस मीन्स फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैरिकुलम, अब जो है फ्रेंच जो है उनके स्टूडेंट्स कैरिकुलम का पार्ट नहीं रहेगा। द बुलेटिन बोर्ड, अब मैं बुलेटिन बोर्ड के बारे में समझा रहा हूँ। द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल वॉज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बुलेटिन बोर्ड था वो सोर्स था जहाँ पे सारी ही जो है वो इन्फॉर्मेशन आया करती थी। और उस पर क्या इन्फॉर्मेशन आया करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज़, अक्सर जो है वहाँ पे बैड न्यूज़ के जो है जो है इन्फॉर्मेशन आया करती थी। जो वो बैटल्स वहाँ के लोग हारते थे उनकी न्यूज़ आया करती थी, और जो ऑर्डर्स बर्लिन से आते थे उनकी न्यूज़ आया करती थी। इन द लास्ट लेसन बुलेटिन बोर्ड कैरिड द न्यूज़ दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल, आखिरी के अंदर जो है वो न्यूज़ वही थी कि भाई अब जो है एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर जर्मन जो है पढ़ाई जाएगी, एंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच वॉज डिसकंटिन्यूड, अब जो फ्रेंच की जो टीचिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन लाइफ एट स्कूल प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन इनटू प्रेशियन हैंड, स्कूल के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, स्कूल लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आया जब ये पता चला कि एल्सैक और लॉरेन के अंदर जो है वो जैसे ही वो प्रेशियन हाथों के अंदर गया, तब क्या है भाई, सन्नाटा हो गया। रूल जो पहले पहले शोरगुल होता था वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया, वहाँ पे गांव के लोग आके बैठ गए, ये सब बातें आप इसके अंदर लिखोगे बेटा। क्या लिखा है, द मैसेज फ्रॉम बर्लिन सेइंग दैट जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल अल्सैक एंड लॉरेन, जब ये मैसेज आया कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, मेड फ्रेंच पीपल वरीड, अब इससे फ्रेंच पीपल जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। नाउ दे अंडरस्टूड द हाउ इंपॉर्टेंट फ्रेंच वॉज, अब उन्हें समझ में आया कि वो कितनी इंपॉर्टेंट उनके लिए फ्रेंच थी। एवरीवन वाज क्वाइट एंड सीरियस, सब जो है बहुत ज़्यादा शांत थे और बहुत ज़्यादा सीरियस थे, एक शमशान घाट की तरह, एक ग्रेव यार्ड की तरह। स्टूडेंट एंड विलेजर्स फेल्ट स्केयर्ड टू लर्न जर्मन, अब जो स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स जो थे और जो गांव वाले थे, वो जर्मन सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डरा हुआ फील कर रहे थे। दे रियलाइज्ड दे शुड हैव टेकन फ्रेंच सीरियसली, अब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें फ्रेंच जो सीरियसली लेनी चाहिए थी। इन द लास्ट एवरीवन लुक सीरियस, जो बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे थे आखिरी में, ठीक है। एवन इवन दोज हु डिडंट लाइक एमएमएल स्टार्टेड टू एडमायर हिम, जो एमएमएल को पहले पसंद नहीं करते थे वो भी उनको पसंद करने लग गए। एमएमएल टू शोड अ डिफरेंट साइड, एमएमएल ने खुद ने भी जो है एक अलग तरीके की चीज़ दिखाई। ही वांटेड टू टीच ऑल फ्रेंच इन द लास्ट लेसन, वो आखिरी अपने लेसन के अंदर पूरी फ्रेंच जो है वो सिखा देना चाहते थे। हिज लव फॉर फ्रांस इंस्पायर्ड एवरीवन, जो उसका प्यार था हमारी फ्रांस के लिए, उसने सबको इंस्पायर किया, ठीक है। हाउ डिड एम एम एल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, एम एम एल कैसे अलग जो है दिख रहे थे लास्ट लेसन पे, उन्होंने क्या पहना था, अपने जो है इंस्पेक्शन की ड्रेस पहनी थी कि भाई ग्रीन कोट था, फ्रिल शर्ट थी, एम्ब्रॉयडरी कैप थी, ठीक है, जो कि अक्सर वो इंस्पेक्शंस पे ही पहना करते थे, वही सारी बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है भाई। ये बात एग्जामिनर ढूंढते हैं, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड स्मॉल ब्लैक सिल्क कैप विद एम्ब्रॉयडरी, ये आपको लिखनी है, ठीक है, जो कि अक्सर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस पे, इंस्पेक्शंस पे अक्सर जो है वो पहना करते थे, ठीक है। यही बात जो है आपको लिखनी है, इस पर इसको रीड जरूर कर लेना बेटा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एंड में मैंने वही बात लिखी हुई है कि भाई क्या कहते हैं, जर्मन जो है वो एल्साकोर स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएगी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ, वो एक ही शॉट के अंदर जो है वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे, और उन्होंने ये सारी जो है वो ड्रेसेस पहनी हुई थी, ठीक है। व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये जो शब्द थे कि भाई ये तो एकदम थंडर क्लैप्स की तरह लगे, एक तरीके से बिजली चमकने वाले से लगे। विच वर द वर्ड्स दैट शॉक द एंड सरप्राइज फ्रांस, वो कौन से शब्द थे जिसने फ्रांस को सरप्राइज किया और शॉक किया, वो ये सब थे जब एमएमएल बोलते हैं कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारा अब जो है बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर जो है वो अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये आपका आखिरी लेसन है। यही सारी बात जो है बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये थे वो थंडर क्लैप वाले वर्ड्स, ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक एक्सट्रैक्ट मैंने और दिया हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक्सट्रैक्ट आप जो है खुद सॉल्व करना, ठीक है, इसके अंदर इसके सॉल्यूशंस भी जो है बेटा मैंने दिए हुए, ये एक एक्सट्रैक्ट आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है। अब उसके बाद मैं जरा एक चीज आपको और सिखा देता हूँ, आपको डायरी एंट्री और स्पीच का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो एक्सट्रैक्ट जो है वो जरूर सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट के अंदर आके कि सर एक्सट्रैक्ट सॉल्व्ड ऐसे करके, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने सॉल्व कर लिया। As M. Hamel deliver a speech on the last day of schools, urging the village elders and the students never to leave their native language. M. Hamel जो एक speech देते हैं
कि बच्चों ये आपकी बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, आपको इसको प्रिजर्व करके रखना है ना, कोई भी आपसे जो है आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। ठीक है, आपको जो है एज अ एम हैमल बन के वो स्पीच देनी है, और आपको ये दिया हुआ है कि आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो कि पीपल लव देयर लैंग्वेज, पीपल लव देयर कंट्री एंड लैंग्वेज, लोग जो अपने देश को और अपनी लैंग्वेज को प्यार करते हैं, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्राइड इन वंस लैंग्वेज कैन लीड टू थिंकिंग इट्स बेटर देन अदर, फोर्सिंग इट ऑन अदर पीपल। लेकिन कि जो ये होता है कि भाई मेरी चीज़ अच्छी है और दूसरे पे थोप देना, ये सारी चीज़ों का जो है जिक्र करते हुए आपको स्टार्टिंग जो है वो करनी है और अपनी एक स्पीच डिलीवर करनी है। देखो, मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये स्पीच कैसे डिलीवर की जाती है। पहले तो उसी लाइन को उठा के आप लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद में चैप्टर के बारे में सोचा करो कि चैप्टर के अंदर हुआ क्या था, सीक्वेंस फॉलो करो। मैंने भी वही सीक्वेंस फॉलो किया कि जर्मन्स ने जो है कंट्रोल ले लिया एल्सैक और लॉरेन पे, और एक नया ऑर्डर बर्लिन से आ गया है कि फ्रेंच जो है वो स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी, और कल से जो है आपको जर्मन जो है पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आज मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये माय लास्ट लेसन क्यों लिखा, क्योंकि आप कौन हो, एम हैमल हो। ठीक है, टुडे जो एमएमएल की स्पीच थी ना, वो स्पीच हमें देनी है कि बच्चों आज मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। फ्रेंच जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और हमें जो इसको सीखना चाहिए, इसको लिखना सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। इफ़ वी स्टे स्ट्रॉन्ग इन आवर लैंग्वेज नो वन कैन कंट्रोल अस। अगर हमारी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है तो हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सो नेवर लीव योर नेटिव लैंग्वेज एंड डोंट फॉरगेट, और अपनी लैंग्वेज को कभी भी मत भूलना, और मत छोड़ना, और ये मत भूलना कि द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। वही कोट मैंने उठा के लिख दिया। लैंग्वेज जो है हमें आज़ादी देती है, वी मस्ट नेवर गिव अप और अदर मदर टंग, हमें जो है हमारी मातृभाषा जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। आई सी दैट यू ऑल रिग्रेट नॉट टेकिंग सीरियसली बिफोर। मुझे मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो है आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो कि आप लोगों ने पहले जो इस पर ध्यान नहीं दिया, बट नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। अब आपको जो है इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। मैंने एन के अंदर वी विल फ्रांस लिखा, फिर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लिख दिया। इस तरीके से आप स्पीच लिख सकते हो जब आपको ओपनिंग दी हो, बट मैक्सिमम टाइम पे जो है वो ओपनिंग नहीं दी होती। तो आपको क्या लिखना होता है, मैं आपको फिक्स लाइन दे रहा हूँ बेटा। फिक्स लाइन्स क्या है, सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप पेपर लिखते हो तो इसलिए गुड मॉर्निंग ही लिखना। गुड मॉर्निंग टीचर्स, गेस्ट, फ्रेंड्स, जो भी आपको दिया होगा। अब जैसे एमएमएल की बात थी तो वहाँ पे वो जो गेस्ट थे पीछे, जो विलेजर्स बैठे हुए थे और जो बच्चे थे उनको ही देंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई टीचर्स, और तो टीचर्स वहाँ पे थे नहीं, तो टीचर्स का मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो ये लाइन फिक्स होगी। इंट्रोडक्शन में आगे गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने दे दिया। अब उसके बाद ये बात फिक्स है, टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, और उस टॉपिक को यहाँ पे घुसा देना, ठीक है। वो टॉपिक घुसा देना यहाँ पे, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट वेज। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है, एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन मेक रियल डिफरेंस। और इसको समझना जो है हमें एक रियल डिफरेंस जो है हमारी ज़िंदगी में ला के देगा। यहाँ पे ये स्पीच किसी भी चीज़ पे आ जाए, ये लाइन फिक्स है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट्स टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड सी व्हाई इट इज़ ट्रूली मैटर्स। तो कुछ समय निकालते समझते हैं कि क्यों ज़्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसकी बॉडी लिखना। बॉडी के अंदर वो जो टॉपिक होगा उसकी इंपॉर्टेंस समझाना, रियल वर्ल्ड पे उसके क्या इंपैक्ट आ रहे हैं वो समझाना, उसके सॉल्यूशंस बताना, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब बताना है। फिर कंक्लूजन भी जो है बिल्कुल फिक्स है आपका। कंक्लूजन क्या करना, टू कंक्लूड आई वांट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही टॉपिक का नाम यहाँ पे डाल दोगे, इज समथिंग वी शुड ऑल पे अटेंशन टू। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें सबको ध्यान देना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग इट एंड वर्किंग टुगेदर, जब हम इसको समझेंगे और एक साथ काम करेंगे, वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स डू आवर पार्ट एंड टेक अ स्मॉल स्टेप्स टू ब्रिंग आउट मीनिंगफुल चेंज। चलो अपना अपना जो है पार्ट निभाते और कुछ मीनिंगफुल चेंज जो है लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब वही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैंने वही लिखा, मैंने सेम बात लिखी। आई एम हेयर टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस डाली, और यहाँ पे ऊपर मैंने गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स लिख दिया। फिर सेम बात मैंने यहाँ पे लिख दी। सो लेट्स टेक फ्यू मोमेंट्स टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड सी व्हाई ट्रूली मैटर्स, ठीक है। देन उसके बाद मैंने उसकी जो है इंपॉर्टेंस सारी लिख दी कि भाई जर्मन ने जो है एल्सैक और लॉरेन के स्कूल पे कंट्रोल ले लिया है अब, जो है प्रशिया ने, और अब जो है यहाँ पे कोई भी वो नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तो हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही लॉजिकल है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, हमें इसको बचा के रखना चाहिए। लोग जो है हम पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारी आज़ादी की चाबी है। इस तरीके से आप लिख दोगे। फिर उसके बाद कंक्लूड करके आप लिख दोगे, टू कंक्लूड आई वांट टू से दैट, वही टॉपिक लिख दिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज समथिंग वी शुड पे अटेंशन टू। एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें सबको ध्यान देना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग इट एंड वर्किंग टुगेदर, इसको समझ के और एक साथ काम करके वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम जो एक पॉजिटिव
पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं. सो लेट्स डू आवर पार्ट एंड मेक अ स्मॉल स्टेप्स टू ब्रिंग आउट अ मीनिंगफुल चेंज. चलो अपना अपना काम करते हैं, एक मीनिंगफुल चेंज है लेकर आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. वही बात को इस फॉर्मेट के अंदर मैंने लिख दिया मेरे लाल. ठीक है, बात समझ में आ रहे हो? तो ये चीज़ होगी. अब उसके बाद डायरी एंट्री का मैं फॉर्मेट बताता हूँ. सबसे ऊपर देखो, अगर मैं आपकी डेट की बात करूँ तो ये ऑप्शनल होती है, चाहो तो लिख दो, चाहो तो मत लिखो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आपको स्टार्ट करना है डियर डायरी. फिर उसके बाद जो उसके अंदर बीच के अंदर जो आप सारी चीज़ें लिखोगे वो सब कुछ पास्ट टेंस के अंदर आना चाहिए. डायरी एंट्री क्या होती है? डायरी एंट्री होती है कि जो भी पूरे दिन के अंदर घटना घटी है, जो कुछ भी हुआ, आपका दिन कैसा गया, वो आप डायरी के अंदर एंड में नोट कर रहे हो. ठीक है, फिर एंड के अंदर सी यू टुमारो और अपना नाम अगर दिया होगा तो लिख देना, अदरवाइज XYZ या ABC करके अपना नाम लिख देना. रियल नेम मत लिखना बस. ठीक है, तो देखो किस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन सीम वेरी ग्रिम एंड अनयूजुअल. जो लास्ट लेसन वाले दिन पे जो क्लास थी वो बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ही अनयूजुअल लग रही थी. डस रेजोनेट विद एनी ऑफ योर स्कूल एक्सपीरियंस. क्या ये तुम्हारे किसी स्कूल एक्सपीरियंस से रेजोनेट करता है? राइट अ डायरी एंट्री अबाउट वन सच एक्सपीरियंस. इसी एक्सपीरियंस के ऊपर जो भी आपके साथ कुछ घटा होगा, आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जो कि आपके स्कूल के अंदर वो एक्सपीरियंस कुछ हुआ होगा. डियर डायरी, वी वर टेकन अबैक बाय सडन न्यूज़ द क्लास सीम. ठीक है, इस तरीके से आप जो है कुछ चीज़ों को शुरू कर सकते हो. चलो जी, आ जाओ. तो मैंने स्टार्ट किया डियर डायरी. अब डेट आप चाहो लिख दो, नहीं चाहो मत लिखो. अगर आप लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे करके ऊपर अरे पेन क्यों नहीं चल रहा. आपको लिखना है इस तरीके से पूरी, है ना, 12 मार्च 20XX, क्योंकि 12 मार्च को आपको पेपर लगेगा. मैंने लिख दिया डियर डायरी. अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरा एंड में यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, तो मैंने इसको थोड़ा इधर करके लिखा. आप वहीं पे लिखना बिल्कुल ऊपर. फिर एक लाइन छोड़ के, वी वर शॉक्ड बाय द सडन न्यूज़. हमें जो है बहुत ज़्यादा शौक लगा. द क्लास फेल्ट क्वाइट एंड डिफरेंट. क्लास जो है बहुत ही क्वाइट और डिफरेंट लग रही थी. एवरीवन सैट स्टिल. सब जो है शांत बैठे थे और कोई भी बात नहीं कर रहा था. ठीक है, टुडे वाज आवर लास्ट डे. आज जो हमारा आखिरी दिन था. और वो जो इंसिडेंट्स मुझे बताना, तो मैंने इंसिडेंट्स क्या बता दिया कि भाई हमारी टीचर का आखिरी दिन था आज. टीचर का आखिरी दिन था मतलब कि टीचर हमारी जा रही थी. ठीक है, उन्होंने हमसे बात की, वो हमसे बहुत, उन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया. वो जब जा रही थी हमें जो है वो थोड़ा सा रोना आया. ठीक है, वी हैड वैल्यू, और हमें रियलाइज़ हुआ कि हम उसको थोड़ी सी और वैल्यू करें. इस तरीके की बातें जो अपन ने यहाँ पे लिख दी है. ठीक है, फिर बैल जो है वो बजी और सब जो है वो चले गए और हमारे टीचर भी चले गए. ठीक है, सी यू टुमारो XYZ. इस तरीके से करके आप पूरी डायरी एंट्री लिख दोगे. मतलब कि वही सेम फीलिंग. देखो उन्होंने जो है द लास्ट लेसन की बात की है ना, तो वही सेम फीलिंग आपको यहाँ पे जो जोड़नी पड़ेगी. अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से कुछ ना कुछ जो आप जोड़ दो. ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये था बेटा हमारा पूरा चैप्टर. मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को जो है प्रॉपर सारे क्वेश्चंस लेके अच्छे से समझा दिया. स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो. और इस चैप्टर के जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे. जाते जाते एक हैशटैग बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, दैट इज़ रियाज ही राज है. क्योंकि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, और ये मेहनत के बाद जब लोग आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुँचोगे ना, ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा करोगे, तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या राज है. तो आप उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है. थैंक यू सो मच गाइज. मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मुझे दीजिएगा ज़्यादा. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.